आज का वीडियो 4.2 न्यायपूर्ण बंटवारा। समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां सभी व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है और इससे कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। सामाजिक न्याय का सरोकार वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है, चाहे यह राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के अंदर विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच का। यदि समाज में गंभीर सामाजिक या आर्थिक असमानताएं हैं तो यह ज़रूरी होगा कि समाज के कुछ प्रमुख संसाधनों का पुनर्वितरण हो, जिससे नागरिकों को जीने के लिए समान अवसर मिल सके। इसलिए किसी भी देश के अंदर सामाजिक न्याय के लिए ज़रूरी है कि न केवल लोगों के साथ समाज के कानूनों और नीतियों के संदर्भ में समान बर्ताव किया जाए, बल्कि जीवन की स्थितियों और अवसरों के मामले में भी वे कुछ बुनियादी समानता का उपभोग करें। यह हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी माना गया है कि वह अपने उद्देश्यों के लिए प्रयास करे और स्वयं को अभिव्यक्त कर सके। उदाहरण के लिए हमारे देश में सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए संविधान ने छुआछूत की प्रथा को हटा दिया है और ये तय किया गया है कि जो निचली कही जाने वाली जातियां हैं उनको, जैसे मंदिरों में प्रवेश, नौकरी, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं, ये मिलनी चाहिए, रोका नहीं जाना चाहिए इनको। विभिन्न राज्य सरकारों ने जमीन जैसे महत्वपूर्ण संसाधन के अधिक न्यायपूर्ण वितरण के लिए भूमि सुधार लागू करने जैसे कदम भी उठाए हैं। समाज में न्याय की स्थापना से जुड़े कुछ सवाल सामने खड़े हैं। क्या संसाधनों का वितरण और शिक्षा तथा नौकरियों तक समान पहुंच सुनिश्चित की जाए, और यदि हाँ तो कैसे? यदि जॉन रॉल्स ने इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। वह तर्क करते हैं कि निष्पक्ष और न्यायसंगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम खुद को ऐसी परिस्थितियों में होने की कल्पना करें जहां हमें यह निर्णय लेना होता है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें यह नहीं ज्ञात कि उस समाज में हमारी क्या स्थिति होगी। अर्थात हम ये नहीं जानते कि हम उच्च जाति में होंगे या धनी होंगे या गरीब, सुविधा संपन्न या सुविधाहीन। रॉल्स तर्क देते हैं कि अगर हमें यह नहीं मालूम हो इस मायने में कि हम कौन होंगे, तो भविष्य में समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तो हम उस समाज के नियमों और संगठन के बारे में जिस निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचना कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आमतौर पर, जैसे सब करते हैं, अपने खुद के लिए हितों के लिए प्रयास करेगा। क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा, उसके लिए क्या लाभप्रद होगा, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनज़र समाज की कल्पना करेगा। खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने ये स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो जाए जहां वैसा कोई अवसर न मिले, तब क्या होगा। इसलिए अपने स्वार्थ में काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए उचित होगा कि वह संगठन के ऐसे नियमों के बारे में सोचे जो कमज़ोर तबके के लिए भी उचित हो और अवसर उपलब्ध करवाए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे महत्वपूर्ण संसाधन सभी लोगों को प्राप्त हो, चाहे वे उच्च वर्ग के हो या न हो। बेशक अपनी पहचान को विस्मृत करना और अज्ञानता के आवरण में खड़ा होने की कल्पना करना किसी के लिए सहज नहीं है, लेकिन तब अधिकांश लोगों के लिए यह भी उतना ही कठिन है कि वे आत्मत्यागी बने और अजनबी लोगों के साथ अपने सौभाग्य की हिस्सेदारी करें। यही कारण है कि हम आदतन आत्मत्याग को वीरता से जोड़ते हैं। इन मानवीय दुर्बलताओं और सीमाओं के मद्देनज़र हमारे लिए ऐसे ढांचे के बारे में सोचना बेहतर होगा जिसमें असाधारण कार्रवाइयों की जरूरत न रहे। अज्ञानता के आवरण वाली स्थिति की विशेषता यह है कि उसमें लोगों से सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बनती है। उनसे अपने लिए सोचने और अपने हितों में जो अच्छा हो उसे चुनने की अपेक्षा रहती है। हालांकि मैंने सुना है कि न्याय में देर होना अंधेर होना है। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि किसी विवाद में निर्णय बहुत देरी से होता है, हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति को कोई कानूनी कार्रवाई से लाभ नहीं मिले। क्या ऐसा मुकदमा जीतने का कोई फ़ायदा है जिसका फैसला मरने के बाद आए? प्रासंगिक बात इसमें ये बताएगी, जब वे अज्ञानता के आवरण में रहते हैं और उसमें वो सबसे बुरी स्थिति है उसके बारे में भी सोचेंगे और सबसे अच्छी स्थिति है उसके बारे में भी सोचेंगे, और वो अपने विवेक को ध्यान में रखते हुए फैसला करेंगे।
और कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित नीतियाँ समग्र समाज के लिए लाभप्रद हो। दोनों चीज़ों को साथ साथ चलना है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वे आगामी समाज में कौन सी जगह लेंगे। इसलिए हर कोई ऐसे नियम चाहेगा जो अगर वे सबसे बुरी स्थिति में जीने वाले लोगों के बीच पैदा हो तभी उनकी रक्षा हो सके। लेकिन उचित तो ये होगा कि वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि उनके द्वारा चुनी गई नीतियाँ बेहतर स्थिति वालों को कमज़ोर न बना दें, क्योंकि यह भी संभावना हो सकती है कि वे खुद भविष्य के उस समाज में सुविधा संपन्न स्थिति में पैदा हो। इसलिए यह सभी के हित में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों से संपूर्ण समाज को फ़ायदा होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है, किसी एक खास हिस्से का नहीं। यहाँ निष्पक्षता विवेक सम्मत कार्रवाई का परिणाम है, न कि परोपकार या उदारता का। इसलिए राज तर्क देते हैं कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन हमें समाज में लाभ और भार के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने को प्रेरित करता है। इस उदाहरण में हमारे पास पहले से बना बनाया कोई लक्ष्य या नैतिकता के प्रतिमान नहीं होते हैं। हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है यह निर्धारित करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। यही विश्वास राल्स के सिद्धांत को निष्पक्ष और न्याय के प्रश्न को हल करने का महत्वपूर्ण और सबल रास्ता बना देता है। थैंक यू।